गुड इवनिंग। आज दिन में बार बार नेट का प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। इस कारण से हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। कल भी नेट का भी इशू के कारण से वीडियो नहीं हो पा रहा था, आवाज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था। और अभी नेट सही चल रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में जो हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशंस इन साइंस जो सीरीज अभी स्टार्ट किए हैं, जिसमें इलास्टिसिटी लेसन नंबर 5 आपका इलास्टिसिटी। इसमें हम लोग बहुत सारा टॉपिक इसमें पढ़ चुके थे। इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिक मटेरियल क्या होता है, बहुत तरह के इलास्टिक मटेरियल के बारे में पढ़े थे। कुछ असाइनमेंट आपको दिए गए थे, ठीक है। तो आज हम, जैसा मैंने बताया था लास्ट क्लास में आपको, कि प्लास्टिसिटी से स्टार्ट करना है हमें। और आज के जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक मटेरियल्स क्या हैं, उनकी डिटेल में पढ़ेंगे उनको, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक है। और इसके बाद हमारा मेन कंसेप्ट स्टार्ट होगा स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस, जो बाकी डिटेल में पढ़ना है उससे स्टार्ट होगा। तो चलते हैं आज का एक बार रिव्यू कर लेते हैं सारे टॉपिक्स को जो हम लोग देख चुके हैं अब तक। इलास्टिसिटी को पढ़ चुके हैं हम लोग, इलास्टिक मटेरियल के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेचुरल गम को देख चुके हैं, फिर आपका लाइक्रा के बारे में जान चुके हैं, ब्यूटाइल रबर था इसको जान चुके हैं, फ्लोरो इलास्टोमर्स के बारे में जान चुके हैं, इलास्टोमर को जान चुके हैं, ठीक है। एथिलीन ईपीआर के बारे में जान चुके हैं, रेजलिन के बारे में जान चुके हैं। और आज जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, ये आपको कल असाइनमेंट हमने दिया था लास्ट क्लास में, जिसमें हमने आपको सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 7 तक प्रत्येक प्रोडक्ट का, उसका कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टी, कहाँ यूज होता है, बहुत ही अच्छे से आपको बताया था। और आई होप सबका क्लियर रहा होगा। और आपको कहा था कि सीरियल नंबर 8 SBR जो सिट्रीन ब्यूटिडीन रबर है, इससे लेके आपके नियोप्रीन जो 23 नंबर पे है, 8 नंबर से लेके 23 नंबर तक का आप एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसमें उसी तरीके से आप इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि जो बुक है आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है इसके बारे में, लेकिन कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं आपके ITI लेवल के, उसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इलास्टिक मटेरियल है, इसका इस कारण से यूज किया जाता है, इसके प्रॉपर्टी के बारे में आ जाता है क्वेश्चन। तो निमी ने बहुत ही अच्छा किया है कि 23 मटेरियल को लिस्टेड कर दिया है, इससे बाहर आपके पूछे भी नहीं जाएंगे। तो इन 23 के बारे में अगर आप डिटेल से जान लें कि प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकी संरचना क्या होती है, कैसे इनको बनाया जाता है, बस इतना जान लें किस इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, मेनली इसका यूज क्या है, इसका मेन प्रॉपर्टी क्या है, तो दैट इज सफिशिएंट फॉर एनी एग्जाम। आपके जो लेवल के एग्जाम होते हैं उसके लिए बहुत ही सफिशिएंट होगा। तो यहाँ तक हमारा फिनिश हो चुका था। आज हम स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में ही आपको अनाउंस कर दिया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक मटेरियल, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक विरूपण। प्लास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसी को बोलते हैं कि क्या होती है। तो मटेरियल साइंस में, सामग्री विज्ञान में, प्लास्टिसिटी, जिसे प्लास्टिक विरूपण के नाम से भी हम लोग जानते हैं, एक ठोस सामग्री की एक क्षमता होती है, एक कैपेसिटी होती है, जो कि एक अस्थायी विरूपण से गुजरती है। अस्थायी विरूपण मतलब क्या, एक परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। और लगाए गए बलों के जवाब में, और जो भी एक्सटर्नली फोर्स आप लगाते हैं उस मटेरियल पे, ठीक है, ठोस सामग्री, जिस भी ठोस सामग्री पे आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, उसके आकार में एक गैर प्रतिवर्ती, उसका जो आकृति है उसके आकार में एक गैर प्रतिवर्ती का मतलब होता है जो अपरिवर्तनीय है, जिसको परिवर्तन करके आप ना ला सके। अब तक हम क्या पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी में, कि हम फोर्स लगाते थे, फोर्स एक बार हटाते थे तो बॉडी क्या करती थी, परिवर्तीय होती थी, मतलब अपने मूल आकार को प्राप्त कर लेती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्लास्टिक रीजन में क्या होगा, गैर प्रतिवर्ती, नॉन रिवर्स, और दैट कैन नॉट बी रिवर्स, उसको रिवर्स नहीं हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिहेव करती है, अर्थात वह सामग्री जो है सो लोड हटाने के बाद भी अपना मूल स्वरूप को पुनः प्राप्त नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ये जो है आपका प्लास्टिसिटी डिफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। डिफिनेशन काफी बहुत ही इजी है, बहुत ही लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ के आसानी से समझ सकते हो। मैंने बता भी दिया है कि अब तक क्या होता था। अब तक जो आपके होते थे कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो क्या था, एक आपने कोई भी बॉडी ली, बॉडी पे आपने कोई फोर्स लगाया,
आपके फोर्स लगाने के कारण बॉडी क्या हुई, डिफॉर्म हुई, यानी बॉडी के आकार में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ, चाहे वो लंबाई में हो, चौड़ाई में हो, किसी जगह भी हो, उसकी आकृति में, उसके डायमेंशन में परिवर्तन हुआ। बट एक बार आप फोर्स जब हटाते थे, उसके बाद बॉडी क्या करती थी, स्वयं विदाउट एनी हेल्प बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को प्राप्त कर लेती थी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के केस में क्या हो रहा है, नहीं, आप जो बॉडी पे जो फोर्स लगा रहे हो, आपके फोर्स लगाने के बाद, ठीक है, बॉडी एक तरह से प्लास्टिकली डिफॉर्म हुई, और आप जब फोर्स लगा हटा रहे हो तो बॉडी स्वयं से अपने अवस्था में नहीं जा सकती। अब आपको उसके मूल अवस्था में ले जाने के लिए कुछ कोई ना कोई एक्सटर्नल आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। जबकि इलास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता था कि आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाने की आवश्यकता आपको नहीं होती थी, ठीक है। तो ये मेनली डिफरेंस आपका इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर। आगे चलते हैं इसका, और जो प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है, हम आप कुछ डायग्राम भी यहाँ पे दिखाएंगे, इसमें आपको दिखाएंगे कैसे हम फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी क्या प्लास्टिक डिफॉर्म हो रही है, और फिर से उसके ओरिजिनल शेप में ले जाने के कारण, ले जाने के लिए हम कुछ ना कुछ अलग से एक एनर्जी देते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। एक पदार्थ को हम प्लास्टिक पदार्थ कहते हैं, मतलब प्लास्टिक मटेरियल हम कब कहेंगे, यदि लोड हटाने के बाद, यानी जो भी लोड हमने उस पर लगाया था, उस लोड को हटाने के बाद भी शरीर में लोड की वजह से, उस लोड जो हमने लगाया था उस सामग्री पे, उस पदार्थ पे, तो उस लोड की वजह से उत्पादित अस्थायी विरूपण, यानी उस लोड की वजह से जो परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। हिंदी भी समझाना पड़ता है क्योंकि हिंदी के भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो शायद ही आप लोग को समझ में आए। तो ये लिखा हुआ उत्पादित, उत्पादित मतलब क्या, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हुआ, आपने जो फोर्स लगाया, तो आपके फोर्स लगाने के कारण मटेरियल डिफॉर्म हुआ, जैसे मैंने आपको दिखाया था जो डायग्राम में, कि हमने एक फोम लिया था, फोम पे अपने फोर्स लगाया तो क्या वो डिफॉर्म हुआ, लेकिन वो क्या करता था, जब फोर्स आप हटाते थे तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता था। बट यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख रहा है कि लोड की वजह से अस्थाई विरूपण, मतलब जो विरूपण है वो अस्थाई है, वहां पे विरूपण क्या था, टेम्पररी था, पूरी तरह से गैर प्रतिवर्ती होता है, यानी पूरी तरीके से नॉन रिवर्सेबल होता है, वो रिवर्स नहीं किया जा सकता, ये आपका बोल रहा है। ठीक है, एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने लिख दिया आपके लिए यहाँ पे, वह सामग्री जो अपना मूल स्वरूप को बिना किसी बाहरी ऊर्जा के, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर ध्यान दीजिएगा, कि कोई अगर पूछेगा कि ठीक है मटेरियल को तो हमने प्लास्टिकली डिफॉर्म कर दिया, मटेरियल अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में आ गया है, तो क्या, जैसा कि आपने पढ़ा था कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन में मटेरियल अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तो क्या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में ऐसा संभव नहीं है, क्या वो मटेरियल अब कभी भी अपने मूल स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएगा, तो इसका जवाब है नहीं, प्राप्त कर सकता है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन में सर, अगर कहीं क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में, तो आप ऐसा स्मार्ट आंसर दीजिए कि उसको समझ में आ जाए कि इस बंदे के पास काफी अच्छा डीपली नॉलेज है, ही हैव अ बेसिक नॉलेज, बेसिक नॉलेज है। तो आप बोलिए कि सर इलास्टिक डिफॉर्मेशन के केस में जब हम फोर्स लगाते थे उस बॉडी के ऊपर, तो बॉडी तो डिफॉर्म होती थी, हमें दिखा भी है, लेकिन जब हम फोर्स हटा लेते थे तो बॉडी बिना किसी हेल्प के, बिना किसी बाहरी हेल्प के, बॉडी स्वयं अपने ओरिजिनल स्वरूप को प्राप्त कर लेती थी। तो इस तरह का डिफॉर्मेशन हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता था, और जो भी मटेरियल इस तरह के डिफॉर्मेशन को ऑफर करती थी, प्रदर्शित करती थी, वो मटेरियल इलास्टिक मटेरियल कहलाती थी। वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे सर क्या होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में, कि हम जब फोर्स लगाते हैं तो मटेरियल का जो डिफॉर्मेशन होता है वो परमानेंट होता है, जबकि वहां पे टेम्पोररी होता था। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन होने के कारण बॉडी अपने मूल स्वरूप में वापस नहीं आ सकती, ठीक है। तो यही तो क्वेश्चन था कि आ सकती है कि नहीं सकती, हाँ, अपने आप नहीं आ सकती। अगर आप अपने आप जोड़ देंगे कि बॉडी अपने आप, जैसे कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन में बॉडी अपने आप आ जाती थी, बट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के केस में बॉडी अपने आप नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस था। तो यहाँ पे हमको लाने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल एनर्जी उस पर लगानी पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह का उत्तर देंगे तो जो भी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ रहा है वो बंदा ये जान जाएगा कि नहीं, इस बंदे के पास बहुत ही अच्छा डीपली नॉलेज है और इसको समझ है, इसने रट्टा मार के नहीं आया बुक से, he has a concept, इनके पास कंसेप्ट है इसका, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका आपको एक डायग्राम दिखाते हैं यहाँ पे हम, ये देखिए,
ये जो डायग्राम है आपको ये दिख रहा है, इस बॉडी का ये ओरिजिनल शेप है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला देखिए, ये आपकी बॉडी की क्या है, ओरिजिनल शेप है। इस पे हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, ठीक है। तो ये बॉडी देखिए यहाँ पे ऐसे डिफॉर्म हो गई, ठीक है। ये बॉडी आपको इस तरह की डिफॉर्म हो गई फोर्स लगने के कारण। हमने लिखा भी है डिफॉर्म शेप और ये ओरिजिनल शेप। ये मतलब क्या है, ओरिजिनल है, मूल अवस्था है जब फोर्स नहीं लगी थी। जब फोर्स लग गया और वो फोर्स इलास्टिक लिमिट से ज्यादा लगा, इलास्टिक लिमिट के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं, व्हाट इज इलास्टिक लिमिट, क्या होती है। तो इलास्टिक लिमिट से जैसे ही ज्यादा लगा, इसका मतलब क्या है, बॉडी अब अपने बिना किसी बाहरी हेल्प के अपने मूल स्वरूप में नहीं जा सकती। तो बॉडी जो है इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा था, तो बॉडी आपकी डिफॉर्म होगी, कुछ इस तरह की बॉडी आपकी बन गई है, ठीक है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे हम उसके ओरिजिनल शेप जैसा आकार यहाँ पे दिखा रहे हैं, लेकिन ये दिखाने के लिए हम क्या दिखा रहे हैं, हीट। इस बॉडी को हम हीट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, गर्म करके फिर फोर्स लगा के इसको ओरिजिनल शेप में हम ला सकते हैं। तो इट्स पॉसिबल, एक बॉडी जो प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाती है, ठीक है, जिसमें प्लास्टिक विरूपण हो जाता है, जो कि एक अस्थायी विरूपण होता है, वह अपने मूल अवस्था में जा सकती है, बट वी हैव टू डू सम ट्रीटमेंट। तो हमको कुछ ट्रीटमेंट करने होते हैं उसके लिए, ठीक है, तब जा सकती है। कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ सकता है, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ सकती है, तभी जाएगा। बट इलास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता था, वो बॉडी स्वयं से अपने अंडर जो वर्च्यू के तहत उसको जो प्रॉपर्टी थी मटेरियल में, स्वयं से ओरिजिनल अपने स्वरूप में वो प्राप्त कर लेती थी, ठीक है। तो मेरी समझ से आपको इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक मटेरियल, इसमें जो भी, जाहिर सी बात है, जो भी मटेरियल इस क्वालिटी को फॉलो करेगा, इस क्वालिटी को शो अप करेगा, वो प्लास्टिक मटेरियल कहलाएगा। तो ये चार चीज तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इलास्टिक मटेरियल के बारे में ऑलरेडी मैंने पढ़ाया भी था, अभी प्लास्टिक मटेरियल के बारे में आज पढ़ाऊंगा। आज का पूरा क्लास जो है हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक मटेरियल्स के बेस्ड है, ठीक है। आपको पता है आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार हम टॉपिक बेस्ड क्लास ले रहे हैं। क्लासेस लंबा ना हो, क्योंकि नेट की स्पीड काफी दिक्कत होती है, लंबा हो जाने ऐसे भी जूम पे 40 मिनट से ज्यादा क्लास अलाउ नहीं करते हैं, जूम 40 से 41 मिनट पर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ठीक है। और नेट का भी कुछ प्रॉब्लम होता है, तो टॉपिक वाइज हम क्लास ले रहे हैं, जो उसी 35 मिनट 40 मिनट के आसपास के क्लासेस आपके रहते हैं, और टॉपिक वाइज ही हम वो चल रहे हैं, ठीक है। तो आते हैं प्लास्टिक मटेरियल के प्रकार, प्लास्टिक मटेरियल का क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि क्या होता है। इसमें जो हमारा एज पर सिलेबस है, इसमें हम दो तरह के पढ़ेंगे, ठीक है। एक आपका है उसमें थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, और दूसरा है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो भी आपको निमी की बुक्स मैंने फॉरवर्ड करी है व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप उसमें देखिए, दो दो को ही पढ़ना है हमें, ठीक है। होते तो बहुत तरह के हैं, ठीक है, अभी बहुत सारे इसमें आ गए हैं, नए कैटेगरी भी आ गई है। और थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये दो है, इस दोनों पे भी 2 महीने 6 महीने का क्लास किया जा सकता है। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारा पैटर्न है उसमें सिर्फ हमका इसका बेसिक नॉलेज जानना है, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, बुक्स में तो ज्यादा नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आपको बुक्स में जितना दिया है उससे कुछ ब्रॉड हम ले चलेंगे। डायग्राम वगैरह भी आपको कहीं पे हम दिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जहां पे जरूरत होगा डायग्राम वगैरह पे हम लेंगे, ठीक है। और बाकी डिटेलिंग में जो इसके प्रोडक्ट हैं प्लास्टिक मटेरियल्स का, उसके डिटेलिंग में जैसा हमने इलास्टिक मटेरियल को लिया, तो क्लास चूंकि लंबा एक दो क्लास में एक्स्ट्रा चला गया, तो अभी जो है, क्योंकि नेट का भी प्रॉब्लम होता है, क्लास जब चलती है तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, अभी थोड़ा सा नेट का भी इशू चल रहा है कि नेट का स्पीड का इशू होता है। तो अभी सिर्फ बेसिक में चलेंगे, जितने बुक्स में हैं उससे कुछ थोड़ा ज्यादा चलेंगे लेके। बाकी आप कमेंट करेंगे तो स्पेशल अलग से उसके लिए एक वीडियो बना के हम डालेंगे, फिर अगर क्लास ओपन होता है तो फिर उसमें देखा जाएगा, ठीक है। तो अभी आइए डिटेल में देखते हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है। इतना जरूर जान जाएंगे कि आपके एग्जाम में इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक, जैसा कि पहले है आपका थर्मोप्लास्टिक, तो हम लोग बारी बारी से चीजों को देखेंगे। पहले है थर्मोप्लास्टिक, तो थर्मोप्लास्टिक हम लोग देखते हैं। थर्मोप्लास्टिक एक ऐसी सामग्री है, ठीक है, एक ऐसा मटेरियल है जिसकी संरचना, जो उसका संरचना होती है, और जो संयंता, संयंता मतलब विस्कोसिटी, ठीक है, को हीटिंग या शीतलन दोनों तरीकों के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। जिस भी मटेरियल में अगर आप मॉडिफिकेशन करने की प्रॉपर्टी है, उसको बेस्ट माना जाता है, क्योंकि क्या है, गलतियां करना हमारी फितरत में है।
लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि आपने एक बार अगर गलती कर दी, तो उसको सुधार आप नहीं सकते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है? तो थर्मोप्लास्टिक की एक बहुत ही अच्छी खूबी मानी जाती है इसकी, कि इसकी संरचना, जो इसका हम संरचना करते हैं और इसकी जो विस्कोसिटी जो बनाते हैं, ठीक है? दोनों को हीटिंग या शीतलन, कुछ को हीट करके, कुछ को कूल करके, दोनों तरीकों के माध्यम से, ठीक है? हम संशोधित कर सकते हैं, मतलब रीमॉडिफाइड कर सकते हैं एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट, हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो आगे चलते हैं। इसे आम तौर पर कई उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाता है, ठीक है? इसे आसानी से एकीकृत चक्रों में रिसाइक्लिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि इसकी संरचना और विस्कोसिटी दोनों को हम चेंज कर सकते हैं हीटिंग और कूलिंग से, तो आसानी से इसको हम रिसाइक्लिंग कर सकते हैं। इस थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत जितने भी प्लास्टिक का निर्माण करते हैं, वो सब रिसाइकेबल होते हैं, ठीक है? अभी जैसे मार्केट में कुछ सोचते हैं प्लास्टिक पे बैन बैन, कौन सी प्लास्टिक पे बैन? जो वैसी प्लास्टिक जो रिसाइकिल नहीं की जा सकती, जिसको हम रिसाइक्लिंग नहीं कर सकते हैं, सुनते हैं इस तरह का, तो उसे कुछ बेसिक नॉलेज हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं ले पाएँगे क्योंकि हमारे सिलेबस में ज़्यादा डिटेलिंग है नहीं, लेकिन एक हल्का-फल्का हम लोग नॉलेज यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है? फिर क्या है, थर्मोप्लास्टिक छर्रों को गर्म करने पे वो नरम हो जाते हैं। जो थर्मोप्लास्टिक के जो छर्रे होते हैं, जो रॉ प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उनको यदि हम गर्म करते हैं तो नरम सॉफ्ट हो जाता है और अधिक तरल बन जाते हैं, क्योंकि अधिक ऊष्मा प्रशासित होती है। हाई हीट रिलीज़ होने के कारण वो नरम हो जाता है और उससे भी ज़्यादा अगर आप गर्म कर रहे हैं तो क्या तरल बन जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। फिर क्या है, क्यूरिंग प्रक्रिया। क्यूरिंग प्रक्रिया जो है, क्यूरिंग प्रक्रिया 100% प्रतिवर्ती होती है, ठीक है? 100% आपकी रिवर्सिबल होती है। तो मतलब क्या है, आराम से आप रिसाइक्लिंग कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें कोई जो केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है? ऐसा कुछ बॉन्डिंग तैयार नहीं होता है क्यूरिंग के दौरान, जो बाद में आप उसको रिसाइकिल ना कर सकें और उसको वापस आप ना ला सकें। इसी का मतलब रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब क्या? आप जहाँ से स्टार्ट करें फिर से आप वापस वहाँ ला सकते हैं, रिवर्स, ठीक है? रिवर्स कर सकें। तो ये देखिए 100% रिवर्सिबल होती है, ठीक है? फिर क्या है, यह विशेषता जो होती है, उपरोक्त जितनी विशेषता अभी तक हम लोग जो वर्णन किए हैं और जो हम लोग पढ़े हैं, यह विशेषता थर्मोप्लास्टिक को सामग्री के भौतिक गुणों को नकारात्मक रूप से, ठीक है, प्रभावित किए बिना पुनः प्राप्त रीमोल्डिंग और पुनर्नवीकरण रिसाइकल करने की अनुमति देता है। उपरोक्त जितनी विशेषता है, ठीक है, यह थर्मोप्लास्टिक से बनी जितनी भी मटेरियल्स हैं, आप एक बार रीयूज कर लिए, वो खराब हो गया, टूट फूट गया, ठीक है, तो उसके भौतिक गुण को बिना प्रभावित किए, ऐसा नहीं कि उसको रिसाइकिल करेंगे तो उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी था प्लास्टिक का वो चेंज हो जाएगा, नहीं, उसको बिना प्रभावित किए हुए, वही लिखा है, भौतिक गुणों को, फिजिकल प्रॉपर्टी को नकारात्मक रूप से, नेगेटिव रूप से, विदाउट एनी इफेक्ट पहुंचाए हुए, उसको विदाउट प्रभावित किए हुए हम रीमोल्ड, रीमोल्ड मतलब क्या, उसको गर्म करके फिर से ढांचे में डाल सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे ढांचे में, हो सके पहले कुछ और था, अब उसको रीमॉडल करके कुछ और बना लिए, दूसरा शेप दे दिए, ठीक है, क्योंकि हमको पता है पहला हमने प्रॉपर्टी यही बताया कि इसकी संरचना और विस्कोसिटी दोनों में आप परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, पुनर्नवीकरण या उसको रिसाइकिल करने की अनुमति देता है। तो उपरोक्त प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही अच्छी चीज है। अब आगे हम लोग देखते हैं, विभिन्न प्रकार के थर्मोप्लास्टिक रेजिन उपलब्ध हैं आपके मार्केट में, ठीक है, रेजिन मतलब क्या, उसके रॉ मटेरियल्स जो होते हैं, ठीक है, जो विभिन्न लाभ प्रदर्शित करते हैं, जो बहुत तरह के लाभ हमको उपलब्ध कराते हैं, लेकिन अधिकांश सामग्री आमतौर पर जिसमें से जो ज्यादातर जो जनरल है नॉर्मल वे में, वो उच्च शक्ति, हाई स्ट्रेंथ, सिकुड़न प्रतिरोध, मतलब श्रिंक रेजिस्टेंस, सिकुड़ने का जो क्षमता होता है वो काफी ज्यादा होता है, मतलब सिकुड़न जल्दी अलाउ नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि ये केंद्र सिकुड़ गया, तो सिकुड़न का प्रतिरोध करते हैं, ठीक है, और आसान लचीलापन, आसान मतलब काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, इजी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, तो वो प्रदान करते हैं। फिर है रेजिन के आधार पर, जो रेजिन मार्केट में उपलब्ध है विभिन्न प्रकार के रेजिन, उसके आधार पे थर्मोप्लास्टिक कम तनाव वाले, लो स्ट्रेस, जहां पे हमको कम तनाव लगाना है, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस, तनाव का मतलब क्या, जहां पे स्ट्रेस कम क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो कम तनाव वाले अनुप्रयोगों जैसे कि प्लास्टिक की थैली, छोटी छोटी थैलियां जो बनाते हैं हम, ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको वेट कम लग रहा है, उसमें स्ट्रेस कम जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसमें, या उच्च तनाव वाले, हाई स्ट्रेस, जहां पे ज्यादा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, जैसे कि
कोई पार्ट्स ऑटोमोबाइल का, कोई चीज गाड़ी का पिनियन वगैरह, ठीक है, तो उसमें यांत्रिक भाग, उसके मैकेनिकल पार्ट्स को बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मतलब कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है कि दैट कैन बी यूज्ड फॉर लो स्ट्रेस, जहां पे लो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वहां भी यूज किया जाता है, एंड वेयर हाई स्ट्रेस कैन बी जनरेटेड दैट पार्ट्स कैन आल्सो बी मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी प्लास्टिक मानी जाती है, बहुत ही ब्रॉड इसका यूज है। ठीक है, पॉलीथीन, पीवीसी, नायलॉन आदि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के उदाहरणों में शामिल है। दिस इज अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ अ थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, अब आते हैं कि थर्मोप्लास्टिक के लाभ। ठीक है, व्हाट इज एडवांटेज, इसका क्या है। ठीक है, तो एडवांटेज इसका है अत्यधिक पुनरावर्तनीय, मतलब क्या है, हाईली रिसाइकेबल, मतलब एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं अप्रॉक्स 100% रिसाइकेलेबल, इसको रिसाइकिल किया जा सकता है। इस बहुत ही अच्छी क्वालिटी मानी जाती है, किसी चीज को आप रिसाइकिल कर सके, बहुत ही गुड प्रॉपर्टी हो। फिर क्या है, उच्च प्रभाव प्रतिरोध। ठीक है, मतलब क्या है, हाई इंपैक्ट रेजिस्टेंस, आप वहां भी थर्मोप्लास्टिक किसी पार्ट्स को आप बना सकते हो यूजिंग थर्मोप्लास्टिक जहां पे इंपैक्ट फोर्स लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इंपैक्ट का हाईली रेजिस्टेट करता है, तो इंपैक्ट फोर्स झेलने की, इंपैक्ट मतलब क्या, अचानक से एक तरह से इंपैक्ट पड़ा। ठीक है, हम तैयार नहीं है, तो क्या होता है, कोई चीज आदमी जब तैयार नहीं होता, आप अचानक से खड़े हैं, एक हल्का सा आदमी को धक्का जब गिर जाते हैं क्योंकि आप तैयार नहीं थे। इम्पैक्ट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है और उसकी जो लगने की ये होती है, वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको सहने की क्षमता तो है, लेकिन अगर इम्पैक्ट लोडिंग है तो टूट जाता है, वो ब्रेक कर जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन में पढ़ाया जाएगा, फर्स्ट ईयर में भी आप लोग पढ़े हैं इसके बारे में। तो ये उसका रेजिस्टेंस होता है, उसका प्रतिरोध होता है, हाईली रेजिस्टेंस करता है उसका। तो अभी अच्छी इसके लाभ है। फिर से आकार देने की क्षमता, मतलब क्या, रीशेपिंग कैपेबिलिटीज है। अगर कुछ गलत चीज बन गया, अगर आपने क्वेरिंग किया और गलत चीज में वो मोल्ड हो गया, ठीक है, और आप चाहते हैं उसको फिर से हम रीशेप कर सके, तो दैट इज पॉसिबल, आप उसको रीशेप कर सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। फिर क्या है, केमिकल रेसिस्टेंट होता है, रासायनिक प्रतिरोधी। आप कुछ ऐसे डिब्बे वगैरह ही बना सकते हैं जिसमें आप कुछ केमिकल्स रखना चाहते हैं, तो उससे रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आप वहां भी इसके एक ब्रॉड यूजेस बढ़ जाता है कि हाँ, हम वो भी बना सकते हैं, कोई थैली बना सकते हैं, कोई केमिकल रखने के लिए कोई बॉटल बना सकते हैं, तो बनाते भी है प्लास्टिक के, आप देखेंगे। फिर है क्या है, एथेटिक्स रूप से बेहतर फिनिश। ठीक है, जो फिनिशिंग आती है इसकी, वो भी बहुत अच्छी आती है, ये भी इसके लाभ है। कठोर क्रिस्टलीय या रबर सतह के विकल्प। ठीक है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसको हम काफी हार्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, या हम रबर चाहते हैं, रबर जैसा सतह इसका बने, मतलब काफी इलास्टिसिटी वहां पे रहे उस सतह पे, तो दोनों ऑप्शंस हैं, हम दोनों क्रिएट कर सकते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये सब इसके लाभ है। अब लाभ हमने पढ़ा है, तो हानि भी जानना जरूरी है कि इसके डिसएडवांटेज क्या है, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो डिसएडवांटेज को हम लोग देखते हैं। थर्मोप्लास्टिक के हानि, पहली हानि है कि एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। तो ये तो सबसे बड़ी हानि है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है सब कुछ पैसे पे डिपेंड करता है, तो अगर महंगा है तो फिर तो बहुत बड़ी हानि है ये। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, गर्म होने पे पिघल सकता है, क्योंकि आपको पता है कि इसकी संरचना और इसकी विस्कोसिटी को, जो हम इसकी प्रॉपर्टी मानते थे कि हम उसको गर्म करके या ठंडा करके क्या कर सकते हैं, उसको ये कर सकते हैं, रीमोल्ड कर सकते हैं, रीसेप कर सकते हैं। तो ये हानि भी है कि अगर ज्यादा गर्म हो गया, ठीक है, तो क्या हो सकता है, पिघल भी सकता है। ठीक है, तो उसका एक टेम्परेचर है, कहीं पे कोल्ड में भी प्लास्टिक खराब हो जाता है, तो इसका एक टेम्परेचर लिमिट है, उसी बीच में हमको कार्य करना पड़ता है, एक डिसएडवांटेज है इसका। ठीक है, फिर है निम्नलिखित जो है आपके पॉलीमर प्लास्टिक, जो थर्मोप्लास्टिक हम पढ़ रहे हैं उससे कुछ उदाहरण है। ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, और आपका असाइनमेंट ये होगा, नेक्स्ट असाइनमेंट जो आज का असाइनमेंट है, लास्ट क्लास में हमने आपको क्या दिया था, इलास्टिक मटेरियल के बारे में, आज प्लास्टिक मटेरियल, इसके बारे में पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे। आप अपने से पूरा प्रयास करेंगे, नहीं होगा तो हम हैं, कमेंट करेंगे आप कमेंट सेक्शन में। तो इन दोनों के लिए अलग अलग से क्लास अरेंज करेंगे हम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इन मटेरियल्स के बारे में डिटेल में, उसके फोटोग्राफ्स के साथ में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से डिस्कस हम लोग करेंगे। लेकिन पहले हम आपको असाइनमेंट दे रहे हैं कि आपको भी कुछ करना है, क्योंकि हम डायरेक्ट आपको 8-9 घंटे हम बिजी नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पास भी लिमिटेशन है, नेट स्पीड की लिमिटेशन है, नेट नहीं चलता है, दिन में कभी नहीं चला, कभी दोपहर में नहीं चला, तो प्रॉब्लम आता है, तो थोड़ी सी है प्रॉब्लम।
तो आपको ये सब चीज थोड़ा करना पड़ेगा। आपको जब भी आपको काम हो आप इसको प्रोजेक्ट बनाइए, रिपोर्ट तैयार कीजिए। नहीं होते हैं तो उसके लिए हम हैं। पहला है पोलियोफिन्स, फिनाइल पॉलीमर्स, ठीक है, पॉलिस्टीन्स, इस तरह के जो आपके नाम है अभी हम यहाँ पे एक एक करके डालते जा रहे हैं, ठीक है। आप इनको नोट करेंगे और आप इन सब के बारे में डिटेल बना के एक फाइल तैयार करेंगे और आप उसको अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये 13 जो है आपके मटेरियल्स, ठीक है, पॉलीफिलिन से मॉडिफाइड पॉलीफिनाइल ऑक्साइड, ठीक है, पीपीओ तक, आप यहाँ तक जो है आपके पूरे के पूरे बारे में डिटेल में आप तैयार करेंगे रिपोर्ट, ठीक है। अब आते हैं जो सेकंड पार्ट था आपका, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। पहला हम लोग क्या पढ़े, पहला हम लोग पढ़ा आपका थर्मोप्लास्टिक, दिस वन क्या है, थर्मोसेटिंग, ठीक है। सेटिंग शब्द एक जुड़ गया है इसमें, थर्मोप्लास्टिक हुआ करता था, इसमें थर्मोसेटिंग आ गया, नया वर्ड है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है। देखते हैं कि सेटिंग आने से क्या बदलाव आ रहा है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक कंपाउंड है, एक यौगिक है जिसे नरम ठोस, ठीक है, एक सॉफ्ट ठोस सॉलिड या चिपचिपे तरल पॉलीमर, जो चिपचिपा तरल मतलब लिक्विडिफाइड पॉलीमर या इसके जो रेसिन से ट्रीटमेंट करके ताप या उपयुक्त विकिरण मतलब क्या होता है, रेस, ठीक है, रेज की उपस्थिति में उच्च दबाव द्वारा हाई प्रेशराइज फोर्स के द्वारा एक उत्प्रेरक के साथ मिलाकर अपरिवर्तनीय रूप से कठोर किया जाता है। मतलब क्या है, अपरिवर्तनीय बहुत भारी वर्ड है मेरे लाल। अपरिवर्तनीय मतलब परिवर्तन नहीं हो सकता मेरे लाल। इट कैन नॉट रिसाइकल, इसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी हानि आपको पहले ही बता रहे हैं, ये स्टेटमेंट में ही है, पहले स्टेटमेंट, ठीक है। तो कठोर किया जाता है अपरिवर्तनीय रूप से, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। सेकंड क्या बोल रहा है, निर्मित प्लास्टिक वस्तु की संरचना, आकार या कठोरता को फिर से संशोधित नहीं किया जा सकता, जैसा मैंने पहले ही बताया, ठीक है। सामग्री को पुनर्नवीकरण नहीं किया जाता, मतलब रिसाइकिल नहीं हो सकती, ना संशोधित हो सकती है, ना रिसाइकिल हो सकती है। गलती हो गई, दैट इज वेस्ट, दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, उसको आप मॉडिफाइड नहीं कर सकते, जबकि थर्मोप्लास्टिक में हम कर सकते थे। तो ये सब हानियां हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक पॉलीमर है जो गर्म होने पे अपरिवर्तनीय रूप से कठोर हो जाता है। जैसे जैसे गर्म करेंगे कठोरता बढ़ती जाएगी, ठीक है। इस सामग्री को थर्मोसेट या थर्मोसेटिंग पॉलीमर के रूप में भी हम जानते हैं। स्टार्टिंग में पॉलीमर एक तरल या नरम ठोस होता है, पहले ही बताए हैं आपको डिफिनेशन में ही, ठीक है। ये सब इसके लाभ हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के लाभ। लचीला डिजाइन, फ्लेक्सिबल डिजाइन होता है, उच्च गर्मी प्रतिरोध मतलब हायर हीट रेजिस्टेंस, हीट का जो है काफी ये करता है, रेजिस्टेंस करता है। प्रभावी लागत, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसकी कॉस्टिंग कम होती है जबकि इसकी कॉस्टिंग ज्यादा होती थी। परिवर्तनशील, दीवार मोटाई को ढालना करने की क्षमता, ठीक है। एबिलिटी टू मोल्ड वेरिएबल वॉल थिकनेस, ठीक है, कितना भी मोटा दीवार हो उसको आप इससे ढाल सकते हैं। उच्च आयामी स्थिरता, हाई डायमेंशनल स्टेबिलिटी। फिर है रासायनिक प्रतिरोधी, केमिकल असिस्टेंट, ठीक है, केमिकल असिस्टेंट ये भी होता है। ये सब इसके लाभ है। हानि देख लें इसके, हानि क्या है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के हानि, गैर पुनर्चक्रण यानी नॉन रिसाइक्लेबल, ये सबसे बड़ी इसकी हानि है, इसको आप रिसाइकिल नहीं कर सकते। दूसरी क्या है, सतह परिष्करण की चुनौती, चैलेंजिंग टू सरफेस फिनिश। जो सतह परिष्करण आप दे पाते थे थर्मोप्लास्टिक के केस में, वैसी फिनिशिंग इस प्लास्टिक में नहीं होती है, ठीक है। यही सस्ता चीज तो फिनिशिंग आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या चीपर होता है एज कम्पेयर टू थर्मोप्लास्टिक। फिर क्या, दोबारा ढालना या आकार परिवर्तन करने में सक्षम नहीं है, रिसाइकेबल है ही नहीं, तो आप दोबारा कुछ कर भी नहीं सकते हो, ना इसको मॉडिफाइड कर सकते हो, ना रीसेट कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ी एक हानि है कि यूज एंड थ्रो वो स्थिति, ठीक है। फिर देखते हैं दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक इंक्लूड्स द फ्लोइंग टाइप ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। एक अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर होता है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स होता है, मिलामाइन रेजिन्स होता है, पॉलीपॉक्साइड्स होता है, पॉलीमाइड होता है, पॉलीयूरेथीन होता है, और ये आपका है पॉलियोगोनलाइजिंग होता है, ठीक है। तो ये आपके इतने कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ये कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में आप तैयार करेंगे रिपोर्ट, ठीक है।
एक बार हम लोग महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उसको एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है। आमतौर पर किसी भी उद्योग में उपयोग की जाने वाली सामग्री जो है इलास्टिक प्रवृत्ति की होती है, ठीक है, यानी इलास्टिक इन नेचर होता है। इसीलिए यदि किसी सामग्री पर बाहरी बल लगता है तो वह डिफॉर्मेशन से गुजरती है, विरूपण से गुजरती है। विरूपण के दौरान सामग्री जो है विरूपण के खिलाफ एक प्रतिरोध की पेशकश करती है। जैसे आप फोर्स लगाते हैं, जैसे हम अब तक पढ़ चुके हैं कि आप फोर्स लगाएंगे तो डिफॉर्मेशन के दौरान बॉडी भी एक प्रतिरोध लगाती है, डिफॉर्म आपको रोकने की प्रयास करती है, ठीक है। अगर यह सामग्री बाहरी भार का प्रतिरोध करने में पूरी तरह से फेल हो जाए तो विरूपण तब तक जारी रहेगा जब तक सामग्री टूट ना जाए। मतलब क्या है कि अगर जो फोर्स आप लगा रहे थे वो इलास्टिक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो बॉडी क्या उसका प्रतिरोध नहीं कर पाएगा, और बॉडी जब प्रतिरोध नहीं कर पाएगा तो डिफॉर्मेशन तब तक चलता रहेगा जब तक बॉडी टूट ना जाए, फ्रैक्चर ना कर जाए, वो बोल रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि डिजाइन और निर्माण के लिए जो भी डिजाइन और कंस्ट्रक्शन वर्क हमको करने हैं या मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसके लिए एक सामग्री का और उसके गुण के बारे में हमें ज्ञान होना काफी जरूरी है, ठीक है। तो इसी के आगे से हमारा जो है ये प्रतिरोध कब तक कर पाती है, क्या करती है, स्ट्रेस कैसे जनरेट होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है, कब टूट जाती है, फ्रैक्चर कैसे हो जाता है, तो इन सब चीजों को हम लोग अब हमारा मेन जो चैप्टर है स्ट्रेस स्ट्रेन यंग मॉडुलस पॉइजन रेशियो, ये सब कंसेप्ट हमारा अब नेक्स्ट क्लास में आने जा रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे, ठीक है। और आप लोग को कोई भी आज के क्लास में कोई डाउट ऐसे होना तो नहीं चाहिए, अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए, ठीक है, हम उसका रिप्लाई देंगे वहां पे। और कल के लिए जो क्लास है स्ट्रेस से स्टार्ट हो